तो हमने क्या बताया, एक्सन इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये होता है उच्चिष्ट की निम्निष्ट की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी। ठीक है ना। अब इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 × 5 × 10⁻⁻⁷ + 3 अपॉन में 2, और जब इसको कंप्लीटली सॉल्व किया तो 1.25 nm आ गया। ठीक है, 1.25 nm आ गया, 1.25 nm। और ऑप्शन क्या है इसका, बी। ये 2018 का क्वेश्चन नंबर 85 है, ऑप्शन नंबर बी है इसमें। ठीक है जी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम क्या है। अब ब्रूस्टर का नियम क्या है, ये हमने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है, म्यू इक्वल टू 10 IP, ये ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है जी, ब्रूस्टर का नियम क्या है, म्यू इक्वल टू 10 IP, ये अपने पढ़ा चुके हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद है एकल छिद्र प्राण अपरिवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्निष्ट होगा। निकटवर्ती निम्निष्ट, ये विवर्तन में से क्वेश्चन है, तो निकटवर्ती निम्निष्ट जो है अपनी स्थिति में ही टिके रहते हैं। तो ये अपने देखें तो 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो वेव ऑप्टिक्स में से आए, और कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के आए। ठीक है जी, 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं ये। अब नेक्स्ट यदि अपने देखें, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे को, इसमें ये दिया हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की, तो ये हमें इसके बारे में पता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी कितने पर होती है, बामर श्रेणी n बराबर 2 पर होती है। n बराबर कितना होता है, 2, n बराबर 2 होता है। ठीक है, अब ये किससे निकलेगा, फार्मूला क्या होगा इसका, इसका फार्मूला अपने देखते हैं क्या होगा इसका फार्मूला। शेयर सॉल्व करते हैं इसको ढंग से, इसको देख लें पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, इसको अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है ये, n2 इक्वल टू 2 है और n2 इक्वल टू 3 होगा और n1 इक्वल टू 2 होगा। बामर श्रेणी के लिए लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, हुंड, ये श्रेणियां होती हैं, जिसमें लाइमन श्रेणी के लिए होता है n1 इक्वल टू 1 और बामर श्रेणी के लिए होता है n1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, इससे सॉल्व किया जाएगा। अब रिडबर्ग नियतांक का मान आपको याद होना चाहिए, रिडबर्ग नियतांक का मान याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो 1.09 इंटू 10⁻⁷ ये रिडबर्ग नियतांक का मान होता है, और इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन में 4 इंटू 9, और जब लेमडा के मान को पूरे को कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास लगभग आ जाता है 6557 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन जो है इसमें ए आएगा, ए ऑप्शन है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात कि नहीं। ये क्वेश्चन जो है ये कौन से में आया है, ये है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में से आया हुआ ये क्वेश्चन है।
अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला वो हमारे पास है, वह जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इस अवस्था की त्रिज्या, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इस मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना, हाइड्रोजन त्रिज्या, या आप याद रखें इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला, इसको अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89 क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 ये आया है, क्वेश्चन नंबर 90 ये आया। तो 3 क्वेश्चन जो है वो आपके एटम में से आए हुए, ये 3 क्वेश्चन लगातार। क्वेश्चन नंबर है ये 89। आपके पास सभी के पास पेपर जो है वो पीडीएफ होना चाहिए। आपके सामने पेपर होगा तो आपको क्वेश्चन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ये क्या कहता है। इसमें कहा है मूल अवस्था की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। मूल अवस्था की त्रिज्या का फार्मूला होता है, इसको R0 कह दे, और मूल अवस्था जो होती है वो n बराबर 1 में होती है, ठीक है। और मूल अवस्था की त्रिज्या क्या होगी, R0 बराबर 0.529 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। ये मूल अवस्था की त्रिज्या है। और हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है, किसी भी कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो ये होती है R0n², R0n², ठीक है। हमें निकालनी है प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था। अब यहां पर देखिए कि ये तो होता है n बराबर 1, इसको कहते हैं मूल ऊर्जा स्तर। इससे ऊपर जो भी स्तर होते हैं वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। तो ये मूल ऊर्जा स्तर है n बराबर 1, इसके ऊपर सारे उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। तो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, तो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर हो गया n बराबर 2, ठीक है। तो आपको n बराबर 2 रखना है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R0 और इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4R0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4R0, यानी कि मूल त्रिज्या की 4 गुना आ गई। मूल त्रिज्या की क्या आ गई, 4 गुना आ गई। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं, डी ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में पहले उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो, ठीक है। पहले उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, इसको देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 90 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या कहा है, हाइड्रोजन परमाणु की अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, ये ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 13.6 है, 3.4 है, 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। हाइड्रोजन परमाणु की अपनी निम्नतम अवस्था, जो हाइड्रोजन परमाणु की जो निम्नतम अवस्था होती है वहां पर जो ऊर्जा होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो उसने कहा है कि निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने में आवश्यक ऊर्जा की कितनी आवश्यक ऊर्जा अपने को चाहिए, उसको अपने सॉल्व करते हैं। नंबर ये है 90। इसमें कहा है, अब यदि बात करें, ये देखिए इसमें ये होता है निम्नतम ऊर्जा अवस्था E1, n बराबर 1 है,
E1 बराबर जो होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 लिखते हैं तो वो आ जाता है E2। E2 बराबर क्या आ जाएगा? E2 बराबर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E2 बराबर आ जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि मूल ऊर्जा अवस्था से पहली ऊर्जा अवस्था में, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये निकलती है E2 माइनस E1 से। ये हम पढ़ चुके हैं। तो E2 कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए ऊपर से नीचे आएंगे तब भी यही आता है। ठीक है, E2 माइनस E1 ही फार्मूला लिखना है आपको। अब यहां पर जो ऊर्जा हो जाती है वो एक तरीके से हम अवशोषित ऊर्जा कह सकते हैं। ऊपर से नीचे आएगी तो वो उत्तेजित ऊर्जा होगी। फर्क सिर्फ इतना ही होगा, बाकी मान यही होगा। और ये मान हमेशा प्लस में आता है, ये भी ध्यान। इसमें नीचे की जो ऊर्जा है वो -13.6 है, ऊपर वाली पहली कक्षा की जो ऊर्जा है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन आ जाता है वो ऑप्शन आ जाता है सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन किसका था? ये एटम का क्वेश्चन, एटम से आया हुआ ये क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूटेरियम की 91 क्वेश्चन है ये। ड्यूटेरियम की नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? ई बार होती है। ई बार इक्वल टू होता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फार्मूला होता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा बटा में आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। अब ड्यूटेरियम क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है 1s2। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1h1 1s2 1s3। तो उसमें जो ड्यूटेरियम है वो है 1s2, यानी कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 2 हो गई और इसका परमाणु क्रमांक जो हो गया वो 1 हो गया। अब इसके नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान पूछा, नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान पूछा। इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से पढ़ लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे आता है उसको अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 91। 91 क्वेश्चन में ड्यूटेरियम के लिए पूछ रहा है, तो ड्यूटेरियम को पहले लिख लेते हैं 1s2। ये ड्यूटेरियम है। ठीक है, अब इस ड्यूटेरियम के अंदर हमारे को ए कितना दिया हुआ है? ए है हमारे पास 2। ठीक है ना, बंधन ऊर्जा कितनी दे रखी है? ई बार, ई बी बार, ये बंधन ऊर्जा है। ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमारे को 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे को क्या दे रखी है? ना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे रखी है। ये ध्यान रखें, ये बंधन ऊर्जा नहीं है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? वो होता है बंधन ऊर्जा बटा में ए। ठीक है, बंधन ऊर्जा क्या होता है? जैसे ये बंधन ऊर्जा की बात करें ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एम, यानी कि द्रव्यमान क्षति, और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एम। ठीक है, जो डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अपॉन में EMU लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको एक बार मैं हटा दूं यहां से। अपॉन में क्या आ गया, ए कितना है 2 है यहां पर, और ई बी बार का मान कितना है 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है ये, देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहां आ जाएगा डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में AMU, और अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर भी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर भी है, ये 931 है, ध्यान रखें। तो अब ये 2 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा इधर, और ये जो 931 है ये भाग में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1.115 अपॉन में 931 AMU, जो कि होगा डेल्टा एम के बराबर। डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति होती है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति हमारे पास, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो द्रव्यमान क्षति हमारे पास आ जाएगी 0.0024 AMU डेल्टा एम, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। ईबी अपॉन में ए होता है, ए यहां पर द्रव्यमान संख्या, याद रखें। ईबी को आप लिख सकते हो डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में AMU, क्योंकि हमें पता है कि यदि द्रव्यमान क्षति होती है 1 AMU के बराबर, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे को तो AMU निकालना ना कि कितनी द्रव्यमान क्षति हुई, तो इस डेल्टा एम का मान निकाल लेंगे हम, ये निकाल लिया हमने। तो ऑप्शन क्या आ गया इसमें, ऑप्शन बी आ गया, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। 93 नंबर क्वेश्चन को देखें। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, किसमें इलेक्ट्रॉन, कौन से बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ठीक है। वो कह रहा है परमाणु के आंतरिक कक्षों से, दूसरा कह रहा है नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन से। अब नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसलिए दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया ना। देखो पहला परमाणु की कक्षा में तो ये गलत है, दूसरा नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, कैंसल। नाभिक से निकलने वाले फोटॉन्स, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर इसका ये बड़ा होगा। अब इसको भी समझाते हैं कैसे होगा। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, इस क्वेश्चन को अपने दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें कि कोई भी नाभिक जो होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो उसने क्या कहा था कि बीटा क्षय में नाभिक कैसे बनेगा, मतलब बीटा क्षय कैसे होगा। तो न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बनता है 1H1 प्रोटॉन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये तो क्वेश्चन उसने पूछा था, ठीक है। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब यहां पर उसने सीधा बीटा लिखा, यदि वो यहां पर ऐसे कह देता माइनस बीटा पार्टिकल, तो भी इलेक्ट्रॉन ही है। तो माइनस बीटा क्षय जो है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करता है। यदि वो कहता कि भी पॉजिट्रॉन बन सकता है, तो हम कहेंगे पॉजिट्रॉन भी बन सकता है। उसके लिए क्या होगा कि आपको प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना है। तो जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो पॉजिट्रॉन बनता है। आपको मैंने बताया था कि कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर आवेश
द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जो ऊपर वाला होता है वो तो होता है द्रव्यमान, नीचे वाला जो होता है वो होता है आवेश। ठीक है, नीचे वाला होता है आवेश, चार्ज होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, मास होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहां पर नीचे जीरो है तो आवेश सुरक्षित रहना चाहिए, तो इधर वन प्लस का है, माइनस का वन, जीरो हो गया टोटल, तो इसलिए आवेश सुरक्षित हो गया। ऊपर द्रव्यमान भी सुरक्षित रहना चाहिए, ऊपर एक है और अभिक्रिया के बाद एक प्लस जीरो एक है, इसमें भी आवेश और संरक्षित है कि नहीं। इसमें नीचे वन है, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, तो वन, जीरो प्लस वन वन हो गया, और ऊपर क्या है, ये वन है, ये वन। ठीक है, वन प्लस वन, वन इक्वल टू वन आ गया, मतलब ये भी आवेश संरक्षित है। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि भी हाइड्रोजन है आपके पास तो कौन सा पार्टिकल बनेगा, तो बनेगा बीटा प्लस का, यानी कि ये कौन सा पार्टिकल बन गया, पॉजिट्रॉन। अभी तो हमारे से ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा इसमें सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अभी तक हम क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, तो हर यूनिट में से लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन सी यूनिट देख ली हमने, एक यूनिट देख ली वेव ऑप्टिक्स, उसमें 3 क्वेश्चन आ गए हैं, 85, 86, 87। फिर उसके बाद एटम की बात चली, उसमें 88, 89 और 90, 3 क्वेश्चन उसमें से आए एटम में से। फिर उसके बाद चले अपने न्यूक्लियर पर, न्यूक्लियर में 91 न्यूक्लियर का क्वेश्चन था, 92 न्यूक्लियर का क्वेश्चन है, अब 93 भी जो है वो न्यूक्लियर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो 3-3 क्वेश्चन हर यूनिट में से आ रहे हैं 2018 का पेपर यदि अपने देखें तो। इसलिए आप ये आइडिया लगाएं कि एक भी टॉपिक यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारे 3 क्वेश्चन का लॉस हो जाता है। तो किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं, हर टॉपिक को करना है, कम से कम 3 नहीं तो 2 या 1 क्वेश्चन तो हम कर ही पाएंगे, तो इसलिए हर टॉपिक को तैयार करके जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा होगा ये ध्यान रखें। इसमें क्या कहा है, लिथियम से एक ऐसा कण टक्कर करता है जो कि 2 अल्फा कण बनाता है, तो टकराने वाला कण कौन सा है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है या ड्यूट्रॉन है, ये आपको बताना है। अब इसमें एक चीज और देखनी है आपको, एक चीज और ये देखनी है कि आपको इनके प्रतीकों के बारे में पता होना चाहिए कि भी न्यूट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, न्यूट्रॉन को कैसे लिखा जाता है ये पता होना चाहिए, प्रोटॉन को कैसे लिखा जाता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ड्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए, अल्फा कण को कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में एक बार बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को अपने करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है कि लिथियम से कोई कण टक्कर करता है, इसका मतलब लिथियम की उस कण से अभिक्रिया करानी है और 2 अल्फा कण बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको आपको ऐसे लिखना है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखना है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को ऐसे लिखना है, ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, ड्यूट्रॉन को ऐसे लिखना है, ड्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन को ऐसे, पॉजिट्रॉन। अल्फा को ऐसे लिखना है, ये अल्फा पार्टिकल हो गया, अल्फा को ऐसे लिखेंगे 2He4 से। ठीक है ना, अल्फा कण। तो पहले प्रतीकों के बारे में यदि आपको पता है तो ही हम आगे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नाभिक वाले, और नाभिक वाले और एटम वाले मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और पूरे नंबर आने के चांस होते हैं इसमें। कोई क्वेश्चन इसमें नंबर नहीं घटने के चांस होंगे, सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल ही होते हैं, बड़े क्वेश्चन आते नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने कहा है कि लिथियम पर, लिथियम क्या है, 3Li7, ये क्वेश्चन में उसने दे रखा है। लिथियम पर एक कण टक्कर करता है,
एक कण मेरे को नहीं पता कौन है, तो जेड एक्स ए लिख दिया, मतलब जेड तो उसका परमाणु क्रमांक है, ए उसकी द्रव्यमान संख्या। टक्कर करता है और 2 हीलियम बनाता है, तो 2He4 प्लस 2He4, ये 2 हीलियम बना दिए। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, द्रव्यमान संरक्षण और आवेश संरक्षण। मास भी सुरक्षित रहना चाहिए और द्रव्यमान भी रहना चाहिए। अब यहां पर देखिए 3 है और इधर कितने हैं, 2 प्लस 2 4 है, तो इस जेड की जगह पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, तो इधर 4 होगा। इधर ऊपर कितने हैं, 4 और 4 8, इधर क्या है 7 है, और ए बराबर कितना आना चाहिए, फिर ए बराबर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब जिसका जेड 1 होता है, ए 1 होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, देखो इसमें प्रोटॉन लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे 1H1, ये क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन में पूछा था उसने कि ऐसा कौन सा कण इससे टकराए लिथियम से कि 2 हीलियम बने, तो प्रोटॉन टकराए तो 2 हीलियम बनेंगे, तो ऑप्शन क्या आ गया इसमें, बी ऑप्शन आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो अब इसमें न्यूक्लियर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, न्यूक्लियर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो कि 6 मार्क्स थे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन पे। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन, एक अर्ध तरंग, एक अर्ध तरंग है दिष्टकारी। आपको मैंने बताया था 2 तरीके के दिष्टकारी होते हैं। अब ये कौन सी यूनिट में से आ गया बताइए, अब ये न्यूक्लियाई में से तो नहीं है, ये है अर्धचालक में से, ठीक है ना। अर्धचालक के कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 94 दिख रहा है अर्धचालक का है, 95 अर्धचालक का है, 96 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन है उसी यूनिट में से, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन हो गया और 2 अर्धचालक के हो गए, टोटल एक ही यूनिट है ये, और इस एक यूनिट में से 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। 96 97 जो है वो इसी यूनिट का क्वेश्चन नहीं है, ये रहा 97, 97 जो है वो अगली यूनिट का क्वेश्चन आया था, इस यूनिट का क्वेश्चन नहीं है। तो इस यूनिट में भी 3 क्वेश्चन मिल गए, न्यूक्लियर में भी कितने मिल गए, 3 मिल गए, ठीक है। न्यूक्लियर के अंदर 1 2 3, 3 क्वेश्चन ये सामने लिखे हुए हैं, 91 92 93, 3 क्वेश्चन जो है वो न्यूक्लियर के अंदर अपने को मिल गए। और इसमें जो है ये जो सेमीकंडक्टर वाला है, इसमें भी 3 क्वेश्चन मिल गए। सेमीकंडक्टर के अंदर अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अंतर क्या होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर होता है कि जो रिप्पल, यहां पर रिप्पल की आवर्ती लिखा हुआ है। अब रिप्पल का मतलब क्या होता है, रिप्पल इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में रिप्पल को क्या कहते हैं मैंने बताया था आपको, रिप्पल का मतलब होता है उर्मिका। आप 2 चीजों को ध्यान रखना जो कि मैंने आपको नोट्स में भी लिखा रखे हैं, कि जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो निवेशी आवर्ती होती है और जो निर्गत आवर्ती होती है वो दोनों बराबर होती है। रिप्पल आवर्ती, और रिप्पल का मतलब है यहां पर निर्गत, यहां जो रिप्पल आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सभी को रिप्पल, हाँ जी, ज्यादा छोटी स्क्रीन तो नहीं दिख रही ना, अक्षर ज्यादा छोटे तो नहीं दिख रहे। चलो, इसमें रिप्पल का मतलब है आउटपुट, तो रिप्पल की मूल आवर्ती पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखें कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर जितनी रिप्पल आवर्ती, जो रिप्पल आवर्ती होगी वो मूल आवर्ती के बराबर ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 50 हर्ट्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 50 हर्ट्ज हो गया, क्योंकि रिप्पल की आवर्ती जो होती है वो मूल आवर्ती के पहले वाली जो इनपुट आवर्ती है उसके बराबर होगी। यदि इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता, वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी आ जाता, तो हमारे पास आंसर आता है 100 हर्ट्ज, दुगना हो जाता है, रिप्पल की आवर्ती दुगनी हो जाती है, ये मैंने आपको कराया हुआ है। तो यदि इस अर्ध तरंग दिष्टकारी की जगह पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी आ जाता तो उसका आंसर क्या होता, 100 हर्ट्ज। तो आप चाहे नोट करके भी लिख सकते हो कि यदि रिप्पल
ये रिपल की आवृत्ति का मतलब है, रिपल का मतलब है आउटपुट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कह रहा है वो। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है आपके पास। और यदि हम इसमें से ये कह दें कि अर्ध तरंग की जगह पूर्ण तरंग आ जाए, तो पूर्ण तरंग क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। पूर्ण तरंग की रिपल की मूल आवृत्ति जो होती है वो 100 हर्ट्ज होगी। ठीक है, क्लियर बात। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट चलते हैं 95। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है। परम शून्य, परम शून्य ताप होता है T बराबर 0 केल्विन। T बराबर 0 केल्विन पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन के बारे में पूछ रहा है। शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन अपने को पता है ये अर्धचालक होते हैं। ठीक है, और अर्धचालक के अपने दो प्रकार बताए हैं, एक तो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, एक अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक वे होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं, वो अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं। और अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। यहां पर उसने केवल शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन के बारे में पूछा है। तो टी बराबर 0 केल्विन पर ये आदर्श अचालक होते हैं। टी बराबर 0 केल्विन पर ये क्या होते हैं, आदर्श अचालक होते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर देता, यहां पर लिख देता परम शून्य ताप की जगह पर कमरे के ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर हम कह सकते थे आदर्श चालक। ठीक है, कमरे के ताप पर ये कहेंगे, या इसमें चालक भी दे रखा है ना, हाँ चालक भी ऑप्शन हो जाता है इसमें। तो अभी तो ये आदर्श अचालक, परम शून्य ताप पर आदर्श चालक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट 96। 96 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दिया हुआ चित्र एक लॉजिक गेट दिखाया है। तो ये मेरे को बताओ ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है। हाँ आंसर तो ए आ गया, सही है, लेकिन गेट कौन सा है, पहले वाला गेट जो दिखा रखा है वो कौन सा है, पहले वाला गेट, फर्स्ट गेट कौन सा है, ये पहले वाला गेट, ये पहले वाला गेट कौन सा है। ये दोनों गेट एक जैसे ही हैं, ये दोनों गेट कौन से हैं, ये दोनों गेट नॉर गेट है। कौन से गेट है, नॉर गेट है, नॉर, दोनों गेट नॉर गेट हैं। ठीक है, अब नॉर गेट हैं तो अपने को पता है ए प्लस बी होगा और उसका भी बार होगा। इसको अपने सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। पहला गेट ये दे रखा है हमारे को, ए और बी, यहां पर क्या आएगा, ए प्लस बी का बार, ये नॉर गेट के लिए आउटपुट होता है। अब आपको पता है कि कोई भी सिर्फ नॉट गेट के अलावा बाकी सभी गेटों में इनपुट जो होते हैं वो दो होते हैं, तो इसलिए इसमें ये दो बार ऐसे करके दिखाया गया। ठीक है, यहां पर जो इनपुट है वो क्या है, हमारे पास यहां पर जो इनपुट दे रखा है वो क्या है, ए प्लस बी बार है। अब ये ए प्लस बी बार ही इधर जाएगा, ए प्लस बी बार ही इधर जाएगा, तो इसको आप एक बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी बार के ऊपर होल बार, बार के ऊपर होल बार होता है तो ए प्लस बी आता है, और ए प्लस बी जो होता है वो और गेट का ऑप्शन है। यदि इस प्रकार से आ जाए, मैंने ये बता रखा है वैसे आपको, बार बार अलग अलग बार हो और उसके ऊपर होल बार आ जाए तो ये हो जाता है, अब ये प्लस चेंज हो जाएगा, ए डॉट बी आ जाता है सीधा डायरेक्टिव, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ए डॉट बी। ठीक है ना, ए के ऊपर बार है और ए के ऊपर बार नहीं है, तो फिर इसका आंसर यही रहेगा, इसका आंसर फिर बदलता नहीं। ये शर्त है इसकी कि दोनों के ऊपर बार होना चाहिए, तो फिर अलग अलग बार है तो ये, और ऊपर हॉल बार है तो ये प्लस डॉट में चेंज हो जाता है, और यदि दोनों ही हॉल बार है तो ऐसे का ऐसे रहता है। ये ध्यान रखें जैसे दे रखा है अभी क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चलते हैं।
96 का ए आ गया ऑप्शन, 96 का क्या आ गया ऑप्शन, ए आ गया भाई, और गेट। ठीक है, अब अपने 97 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 94, 95, 96। ये किस में से हैं? ये सेमीकंडक्टर प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से हैं 3 क्वेश्चन। 97 नंबर वाला क्वेश्चन है, 97, 98, 99। ये तीनों क्वेश्चनों को यदि हम देखें तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो दृढ़ पिंड गति में से आए हुए हैं, यानी कि घूर्णन गति में से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, घूर्णन गति में से आए हुए क्वेश्चन है ये तीनों। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो इसमें गलत है, दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए न्यूनतम बल आघूर्ण। अब कब्जों को दूर लगाने का कारण ये होता है कि जो बल आघूर्ण है वो ज्यादा मिले, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, बाकी ऑप्शन सारे इसके गलत है। दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए न्यूनतम बल आघूर्ण गलत है, क्योंकि हैंडल की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है बाहरी किनारों पर हैंडल लगाना आसान होता है, ये गलत है। क्योंकि दरवाजा खोलते समय उंगलियों पर कब्जों के कारण चोट न पहुंचे, ये भी गलत है। तो मेन कारण इसका क्या है? दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए। यदि हम हत्थे को पास में लगा देंगे, हैंडल को पास में लगा देंगे, तो हमारे को बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। बल आघूर्ण तो तभी भी पैदा हो सकता है, लेकिन बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि बल कम लगे और बल आघूर्ण ज्यादा। ठीक है, आप कभी भी गेट को जहां पर कब्जा लगा हुआ है उसके पास में से उसको बंद करके देखिए, वो उतना नहीं घूमेगा। आप दूर से बंद करके देखो, वो बहुत ही स्पीडली घूमेगा। इसका मतलब दूर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो आसानी से घूम सके, ज्यादा बल आघूर्ण पैदा हो सके। अब क्वेश्चन नंबर है 98। 98 क्वेश्चन जो है वो द्रव्यमान केंद्र से संबंधित है। 97 जो क्वेश्चन जो था वो बल आघूर्ण से संबंधित था। 98 जो है वो द्रव्यमान केंद्र से संबंधित है। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर कण का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, यानी कि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। इसमें क्या कहा है? इसमें यह कहा गया है कि दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान जो है वो m1 व दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है। यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए और दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़े जिससे निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे, वो ये कह रहा है। ठीक है, निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है। दो कणों के निकाय की अवधारणा करनी है जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है। वो कह रहा है यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की ओर d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी तक खिसकाना पड़ेगा जबकि निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर m1 द्रव्यमान है, यहां पर m2 द्रव्यमान है। इनका द्रव्यमान केंद्र मान लीजिए यहां पर है cm, सेंटर ऑफ मास। ये दूरी जो है वो x1 है, ये दूरी क्या है? x2 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया है? अब इस स्थिति में जब तक हम स्थापित नहीं करते, विस्थापित नहीं करते, उसने कहा कि m1 को केंद्र की ओर d दूरी विस्थापित करना है, तो m2 को कितना विस्थापित करें, ये कह रहा है। तो अब देखो xcm क्या होगा इस स्थिति के अंदर? इस स्थिति में xcm क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाएगा xcm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये xcm है। अब वो कह रहा है कि इस m1 को हम इधर सेंटर की तरफ d दूरी खिसकाते हैं, तो यदि इसको m1 को d दूरी ले आएंगे, यहां पर मान लीजिए d दूरी इधर ले आए, ठीक है, ये यहां पर cm है, तो क्या अब x1 ही बचेगा क्या?
x1 नहीं बचेगा, d इधर आ गया ना तो x1 माइनस डी बचेगा, ठीक है। और फिर ये जो m2 है ये मान लीजिए इधर चला गया, m2 इधर चला गया, पहले ये क्या था x2 पे था, अब पहले दूरी इसकी कितनी थी x2 थी, अब इसको भी खिसकाना पड़ेगा क्योंकि सीएम चेंज नहीं करना आपको, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को चेंज नहीं करना, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इसको मैंने इधर विस्थापित किया, वो मान लीजिए मैंने किया डी डैश, ठीक है, क्लियर होगी बात। दोबारा से सुन लो, इस m1 को हमने डी दूरी केंद्र की ओर विस्थापित करना है, तो पहले केंद्र से दूरी इस m1 की थी x1, अब डी दूरी विस्थापित कर दिया तो दूरी बच गई x1 माइनस डी। तो ऐसे ही m2 को भी तो फिर चेंज करना पड़ेगा, तभी तो cm सही रहेगा, अपनी स्थिति पर बना रहेगा। तो m2 को चेंज कर दिया हमने d डैश दूरी पर, तो m2 को इधर ले गए। तो अब इस स्थिति के अंदर आपको बताना है xcm। अब ये देखिए कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी x2 प्लस डी डैश। अब आपके पास जो m1 है वो केंद्र से x1 माइनस डी दूरी पर है, और जो m2 है वो cm से x2 प्लस डी डैश दूरी पर है। तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा, द्रव्यमान केंद्र को तो चेंज करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो m1 x1 माइनस डी प्लस m2 x2 प्लस डी डैश, वो ये पूछ रहा है कि m2 को कितना विस्थापित करें, तो हमें d डैश का मान निकालना है बटा में m1 प्लस m2। इससे पहले xcm का मान क्या था, ये था। अब ये दोनों आपस में बराबर कर दो, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर क्या आ गया, इसको गुणा करेंगे अंदर, m1 x1 माइनस m1 डी सॉरी, और प्लस m2 x2 प्लस m2 डी डैश बटा में क्या है m1 प्लस m2। अब ये देखो m1 प्लस m2 इसमें भी है, m1 प्लस m2 इसमें भी है, कट गया आपस में। m1 x1 इधर भी है, m1 x1 इधर भी है, m2 x2 इधर भी है, m2 x2 इधर भी है। तो क्या बच गया आपके पास, बच गया माइनस, इधर तो जीरो बच गया, जीरो बराबर क्या बच गया, माइनस का m1 डी और प्लस का m2 डी डैश, ठीक है। अब m1 डी बराबर m2 डी डैश, आपको तो डी डैश चाहिए, डी डैश बराबर क्या आ जाएगा m1 बटा में m2 इंटू डी, ठीक है। ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ गया डी, डी ऑप्शन है ना इसका। xcm इक्वल टू ये है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। दो द्रव्यमान निकायों का द्रव्यमान केंद्र cm यहां पर है, तो इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला याद रखना है आपको, m1 x1 द्रव्यमान केंद्र से दूरी, सिंपल सा फार्मूला है इसमें, ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इस m1 को यदि हम सेंटर cm की ओर विस्थापित कर देंगे d दूरी, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आप m1 को d दूरी विस्थापित करिए, तो m2 को कितना विस्थापित करना पड़ेगा जबकि cm अपने स्थान पर ही बना रहे। तो हमने कह दिया कि m1 को तो d दूरी इधर विस्थापित करेंगे, x1 से लेके आएंगे d दूरी अंदर की ओर, तो दूरी रह जाएगी x1 माइनस डी, और इसको फिर डी डैश उधर लेके जाना पड़ेगा, तो इसकी दूरी x2 प्लस डी डैश होगी, ठीक है। तो उससे ये कंडीशन सॉल्व हो गई, क्लियर। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, डी आ गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है 99। 99 में क्या कहा गया, 99 में एक वृत्ताकार चक्ति जिसकी त्रिज्या 0.5, 99 के अंदर ये कहा गया है एक वृत्ताकार चक्ति जिसकी त्रिज्या
0.5 मीटर और द्रव्यमान 25 केजी है, अपनी धुरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है। चक्की का जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? देखो, वलय का जड़त्वाघूर्ण होता है mr², चक्की का होता है 1/2 mr²। ये मैंने आपको फार्मूलों की एक लिस्ट दी थी, उस लिस्ट को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इसको अपने सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो आपको ध्यान होना चाहिए। चक्की की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 0.5 मीटर, द्रव्यमान दे रखा है 25 किलोग्राम। आवर्ती की यहां पर जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि चक्की का द्रव्यमान जो आई बराबर होता है 1/2 mr²। आर यहां पर त्रिज्या है। यहां पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आई बराबर 1/2 mr²। अब m का मान 0.5 किलोग्राम है, सॉरी 25 किलोग्राम है, और त्रिज्या का मान है वो 0.5 है, ठीक है। तो 1/2 गुणा में m का मान कितना है 25, और गुणा r²। r² का मान कितना है 0.5 का स्क्वायर। तो इसको यदि आप पूरे को सॉल्व करोगे ना, पूरे को कैलकुलेशन करके पूरे को सॉल्व करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 3.125 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है आपके क्वेश्चन में? ये ऑप्शन है बी, सीधा डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर यदि कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको अपने को यूज करना ही करना है। क्वेश्चन के अंदर आवर्ती दे रखी है, आवर्ती का कोई यहां पर रूल नहीं है। अब इसमें देखो 97, 98, 99 तीन क्वेश्चन जो थे वो किसके हैं? रिजिड बॉडी मोशन के, दृढ़ पिंड गतिकी के। तो तीन क्वेश्चन जो हैं वो दृढ़ पिंड गतिकी के आए हैं आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन पे। 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? किसी गैस के दो नमूने ए व बी एक ही तापक्रम व दाब पर है। तापक्रम एक ही है, दाब पर एक ही, दाब इनका एक ही है। उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन V से V/2 कर दिया जाता है। ए को समतापी तरीके से करते हैं, बी को रुद्धोषण तरीके से करते हैं। तो ए का अंतिम दाब ज्ञात करना है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि समतापी प्रक्रम में हम क्या क्या जानते हैं और रुद्धोषण प्रक्रम में हम क्या क्या जानते हैं। समतापी प्रक्रम में आपको पता है, एक तो ये पता है कि समतापी प्रक्रम के अंदर ताप नियत रहता है, ठीक है। रुद्धोषण प्रक्रम के अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसमें हमें पता है कि समतापी प्रक्रम में एक ही अवस्था समीकरण आती है और रुद्धोषण प्रक्रम में 3 अवस्था समीकरण आती है। अब बात आती है कि कौन सी अवस्था समीकरण लगाए। क्वेश्चन यहां पर पूछा है दाब का, तो इसलिए ऐसी इक्वेशन लगानी है जिसके अंदर दाब हो, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहां पर किस में परिवर्तन हो रहा है? हमारे पास आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आ गया? आयतन। तो ऐसी इक्वेशन लगानी है। रुद्धोषण प्रक्रम की 3 इक्वेशन है, समतापी प्रक्रम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समतापी प्रक्रम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रुद्धोषण प्रक्रम में है। तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि उसमें कौन सी इक्वेशन लगाएं। कंफ्यूजन जहां पर एक से ज्यादा होता है ना, वहीं पर होता है। जहां पर एक ही आंसर होता है वहां पर तो कंफ्यूजन ही नहीं है। तो रुद्धोषण प्रक्रम के अंदर 3 समीकरण है। तो रुद्धोषण प्रक्रम में जिसमें आयतन और दाब वाली इक्वेशन है ना, अपने को वो वाली इक्वेशन लगानी है। तो इसको अपने सॉल्व करते हैं। आंसर डायरेक्ट अपने पास आ गया, सही है, बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर दिया। कौन सा? ये क्वेश्चन है 100 नंबर। समतापी प्रक्रम जो है वो ए के लिए, तो मैं ए के लिए देखूंगा समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण PV बराबर K होता है, ठीक है। और 2 अवस्थाएं उसने पहले तो कह रखा है कि जो दाब है वो P1 है, वो तो कह नहीं रखा, लेकिन उसने अंतिम दाब पूछा है, इसका मतलब पहले वाला दाब कुछ और होगा। और फिर आयतन जो उसने कह दिया कि V से V/2 हो जाता है। तो आप इसमें इसको ऐसे लिख सकते हो P1 V1 बराबर P2 V2। अंतिम दाब जो है वो समतापी प्रक्रम में P2 है, ठीक है। यही तो पूछा है उसने। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा? P1
V1 बटा में V2। अब आयतन जो है वो दोनों के लिए, प्रक्रम A और B दोनों के लिए जो है वो क्या हो रहा है, V से V/2 हो रहा है। मतलब पहले हमारे पास क्या आएगा, V आएगा, और फिर क्या आएगा, V/2 आएगा, और P1 इसके साथ में है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू आ जाएगा 2P1। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है A के लिए, ये ध्यान रखें, ये किसके लिए है, A के लिए। ठीक है ना, तो जो दाब है वो पहले वाले दाब का दुगना हो गया। समतापी प्रक्रम में सिर्फ समतापी प्रक्रम की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रुद्धोष्म के अंदर। रुद्धोष्म बी के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम हुआ है, तो पी वी की पावर गामा बराबर के रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण होती है। ठीक है, पी वी की पावर गामा बराबर के जो है वो क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण है। अब इसमें भी दो अवस्थाएं हुई हैं, तो फिर P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हमारे को तो P2 देखना है, अंतिम दाब देखना है, तो P2 बराबर क्या आ जाएगा, P1 V1 बटा में V2 की पावर गामा। ठीक है, ये B के लिए है, तो P2B बराबर क्या आ जाएगा, V1 बटा में V2 क्या है हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो पिछले जैसा ही आएगा। ये देखो V1 बटा में V2 क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया कि नहीं। ये देखो, इसको V/2 लिखेंगे तो 2 ही आएगा आंसर, इसमें भी वही आएगा। आयतन दोनों में सेम ही परिवर्तित करना है, तो V1 बटा में V2 2 है, तो P1 इंटू 2 की घात गामा, उसमें क्या था 2P1, इसमें क्या आ गया 2 की पावर गामा P1। गामा का जो मान होता है वो 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये आपके पास जो गुणा हो रहा है ना यहाँ पर, वो 2 से बड़ा है। ठीक है, क्लियर। यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब P1 से जो गुणा हो रहा है वो इससे ज्यादा हो रहा है, इस वाले से। तो इसलिए समतापी प्रक्रम के अंदर जो है वो अंतिम दाब क्या होगा, समतापी प्रक्रम में अंतिम दाब क्या होगा, वो कम होगा किसकी तुलना में, रुद्धोष्म प्रक्रम की तुलना में। यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम कौन सी गैस में हो रहा है, बी, तो रुद्धोष्म प्रक्रम वाला अंतिम दाब जो होगा वो ज्यादा है, इसका कम है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, ये आपने आंसर बता दिया था वैसे, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर। गैस पर कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है, गैस द्वारा कार्य होता है वो धनात्मक होता है। गैस पर कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और गैस द्वारा कार्य क्या होगा, वो धनात्मक होता है। और 40 जूल उष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब कोई सिस्टम जो है वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी निकाय से ली गई ऊष्मा, ठीक है, और ये तो ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, तो इसलिए ऊष्मा क्या होगी इसमें, नेगेटिव में आएगी। उत्सर्जित ऊष्मा को हमेशा नेगेटिव में लेना है, ये ध्यान रखें। अवशोषित ऊष्मा को हमेशा पॉजिटिव में लेना है। और यहां पर अपने बात कर रहे हैं गैस पर, यदि गैस पर कार्य होता है तो वो नेगेटिव होता है, गैस द्वारा कार्य होता है वो पॉजिटिव। तो एक चीज आपको क्लियर होगी, डेल्टा डब्ल्यू थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम लगेगा। ये क्वेश्चन जो है 101 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम पर आधारित है। इसमें पहला नियम लगेगा, पहले नियम के अंदर यहां पर अपने को क्या क्या दे रखा है, किसी गैस पर कार्य किया जाता है, 20 जूल कार्य किया जाता है। अब इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू माइनस में है हमारे पास 20 जूल, माइनस के 20 जूल, और ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित हो रही है, तो डेल्टा क्यू -40 जूल। और गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा तो दे रखी है, अंतिम आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो इसको अपने सॉल्व करते हैं फिर अपने क्लियर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 101 है।
ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए डेल्टा क्यू क्या आएगा, -40 जूल आएगा। ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए डेल्टा क्यू क्या आएगा, -40 जूल आएगा। कार्य जो है वो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, -20 जूल आएगा। क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है ये ध्यान होना चाहिए। यदि आपको माइनस प्लस नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑप्शन सारे दे रखे हैं, प्लस करने पर भी ऑप्शन आ रहा है, तो प्लस करने पर ऑप्शन आएगा तो उसमें भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि कार्य किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो धनात्मक होगा, निकाय पर कार्य होगा तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होती है, अवशोषित होती है तो धनात्मक होती है। और अब आपको क्या दे रखा है उसने, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है अंतिम आंतरिक ऊर्जा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा डेल्टा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा यूएफ है, और प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 दे रखी है, 70 यूआई। ये माइनस तो इस सूत्र के कारण आ रहा है। ठीक है, प्रथम नियम क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये सारे मान पुट कर दो, -40, डेल्टा यू क्या है, यूएफ, -70, -20 -90 हो गए, तो यूएफ इक्वल टू कितना आ गया, -40 तो इधर पड़ा ही है ये, और -70 -20 जो है वो प्लस का 90 आ गया, कितना आ गया, 50 जूल। इसका मतलब आंतरिक अंतिम आंतरिक ऊर्जा जो है वो कितनी आ गई, 50 जूल आ गई। ठीक है, ये हो क्वेश्चन। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन को प्लस मान के चल लेते कि आज आप इसको प्लस मान लिया, तो इसको प्लस मानते, इसको भी प्लस मानते, तो ये कितना हो जाता आपके पास, ये इधर करके आप करते, ठीक है, 120 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाता ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जाए, अवशोषित के लिए कहा गया है या उत्सर्जित के लिए कहा गया है, निकाय पर कार्य कहा गया है या निकाय द्वारा कार्य कहा गया है। तो ऊष्मागतिकी का लगेगा तो प्रथम नियम, लेकिन उसकी भाषा को समझना कि वो क्या कह रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास बी, 101 का बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन है। एक आदर्श ऊष्मा इंजन में कार्नोट प्रक्रम जो होता है वो 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10⁴ जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी, मतलब कार्य निकालना है आपको, ये ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कार्नो इंजन वाला क्वेश्चन आता है, आपको डिग्री सेल्सियस में जो मान दे रखे हैं उनको केल्विन में बदलना होगा। कभी भी सेल्सियस के अंदर यदि आपने क्वेश्चन कर दिया तो वो गलत होगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो 200 पता है आपको कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करते हैं, तो 227 डिग्री सेल्सियस है और उसमें 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो ज्यादा होता है वो हमें पता है किसका टेम्परेचर होता है, जो ज्यादा होता है वो स्रोत का होता है, और जो कम होता है वो किसका होता है, सिंक का होता है। ठीक है, तो इसको अपने लेके चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊष्मा की मात्रा पूछी है जो कार्य में परिवर्तित होती है, इसका मतलब कार्य पूछा है हमारे से 102 नंबर। आज लास्ट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी कल करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स का आज अपने निपटाएंगे। हमारे को स्रोत का ताप जो ज्यादा होता है, ताप वो हमेशा याद रखें वो T1 होता है। तो T1 जो होता है वो 273 प्लस 227 उसने दे रखा है, तो ये होगा हमारे पास 500 केल्विन। ठीक है, T2 जो है वो 127
प्लस 273 करेंगे, वो कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में बदलना है सबसे पहली बात ये। अब देखो दक्षता जो होती है ना, दक्षता, दक्षता को जब अपने निकालते हैं तो आप W बटा में Q1 लिखते हो, ठीक है, ऊष्मा इंजन के लिए। और कार्नो इंजन के लिए आप क्या लिखते हो, 1 माइनस T2 अपॉन में T1, है दोनों ही दक्षता, ठीक है। ये 1 माइनस T2 अपॉन में T1 आता तो W बटा में Q1 से ही है, ठीक है ना। हमारे को W चाहिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, W बटा में Q1, Q1 दे रखा है उसमें। Q1 कहता है कि 10 की घात 4 जूल ऊष्मा ली जाती है, तो 10 की घात 4 है बराबर 1 माइनस T2 हो गया 400 बटा में क्या आ जाएगा 500, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। तो W इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 4 बटा 5, तो 5 माइनस 4, 4, 1 बटा 5 आ गया कि नहीं आ गया, 1 बटे 5 गुणा 10 की घात 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2000 जूल, ठीक है, 2000 जूल आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ए ऑप्शन आ गया। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हम देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आ गए हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन आ गए 3।